नमस्कार दोस्तों, मेरे इस प्लेटफॉर्म अभिसार शर्मा में आपका स्वागत है। और एक बार फिर मेरे आप सबसे अपील कि सब्सक्राइब दबाइए और साथ में उस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि जैसे ही मैं कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। मुझे हैरत इस बात की है दोस्तों कि देश के गृह मंत्री अमित शाह देश की जनता को इस तरह से भ्रमित कर सकते हैं, इस तरह से गुमराह कर सकते हैं, देश के सामने तथ्यों को लेकर इस तरह से गलत तस्वीर पेश कर सकते हैं। नहीं अमित जी, मोदी सरकार के अंतर्गत भारत की स्थिति बेहतर नहीं हुई है। मैं सिर्फ तथ्यों के आधार पर आपकी इन बातों को गलत साबित करने वाला हूं। सबसे पहले कुछ तथ्य। अगर हम भूख के इंडेक्स की बात करें तो साल 2020 में भारत का स्थान था 94 और सिर्फ एक साल के अंदर हम 7 पायदान गिरकर 101 नंबर पर आ गए। दूसरा नंबर, इंसानी विकास इंडेक्स की बात करें तो 2018 में हम लोग 130 नंबर पे थे, हम लोग 2019 में एक स्थान गिर के 131 नंबर पर आ गए। अगर हम प्रेस की बात करें, मीडिया की बात करें तो एक साल में हम 2 स्थान गिर गए। 2019 में हम 140वें नंबर पर थे और 2020 में हम 142वें नंबर पर आ गए हैं। मगर आपके कार्यकाल में मीडिया की क्या हालत हुई है सब जानते हैं। आगे डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करें, यानी कि लोकतंत्र कैसे चलता है, मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2018 में हम 41वें नंबर पर थे, मगर 2019 में हम 10 पायदान गिरकर 51 नंबर पर आ गए हैं, 51st नंबर पे। जीडीपी की बात करें दोस्तों, 2018 में हमारी जीडीपी थी 6.53 और 2019 में यह गिरकर 4.04 हो गई है। तो हालात कहां बेहतर हुए मुझे बताइए। आगे बेरोजगारी की बात करें, नोटबंदी के बाद यानी कि पिछले करीब 50 सालों में इस देश में बेरोजगारी को लेकर सबसे बदतर हालत है। जी हां, और इस वक्त बेरोजगारी दर 2017-18 का जो ताजा आंकड़ा था उसमें बेरोजगारी दर 6.1 है और अभी जो हालत है वो और भी ज्यादा बदतर होती जा रही है। और अगर धार्मिक आजादी की बात करें तो यह वो देश था जो हर किसी को इजाजत देता था कि हम अपने धर्म का अनुसरण कर सकते हैं, मगर अब भारत के अंदर धार्मिक आजादी को लेकर दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है। आज मैं अमित शाह की क्यों बात कर रहा हूं दोस्तों? क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, पिछले 2 दिनों से आर्यन खान की चर्चा हो रही है, इसलिए हम इस बड़ी खबर को भूल गए। और वो बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह लोकतंत्र के ऊपर भाषण देते हैं और उस भाषण में देश के सामने वो गलत संदेश पेश करते हैं। एक एक करके मैं तथ्य आपके सामने लाने वाला हूं। सबसे पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह क्या कहते हैं? 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, रोज एक नया भ्रष्टाचार। देश के गृह मंत्री ये कहते हैं कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब 12 लाख करोड़ का घोटाला हुआ और अब देखिए कोई घोटाला नहीं है, तो हाथ कंगन को आरसी क्या। कल ही की बात कर लेते हैं दोस्तों। आपके स्क्रीन पर ये हैं विनोद राय। कौन विनोद राय? विनोद राय वो शख्स हैं जिन्होंने मनमोहन सिंह सरकार के दौरान 2G घोटाले की बात की थी और यह भी कहा था कि जिस तरह से कोयला आवंटित हुआ है उसको लेकर घोटाला हुआ है। क्या आप जानते हैं इस आदमी ने अपने आरोपों को लेकर अब जाकर माफी मांगी है? कल उन्होंने संजय निरुपम, कांग्रेस नेता संजय निरुपम से माफी मांगी है। क्योंकि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी दोस्तों, तब इस शख्स विनोद राय का यह आरोप था कि संजय निरुपम ने उन पर दबाव डाला कि वो घोटाले की रिपोर्ट में मनमोहन सिंह के नाम को शामिल ना करें। यह आरोप लगाया था विनोद राय ने। अब आपके स्क्रीन पर यह माफीनामा देखिए दोस्तों। विनोद राय ने उस बात को लेकर माफी मांगी है, यानी कि मैं झूठ बोल रहा था, यह आदमी बोल रहा है। इस आदमी ने सीएजी के जरिए देश के सामने एक संदेश दिया कि मनमोहन सिंह सरकार के दौरान जबरदस्त घोटाले हो रहे हैं। आज इसकी एक एक बात झूठी साबित हो रही है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, अन्ना आंदोलन हुआ लोकपाल के पक्ष में कि लोकपाल लाया जाना चाहिए, लोकपाल लाया जानी चाहिए। आज कहां है लोकपाल? आप सुनते हैं लोकपाल के बारे में? कहां है अन्ना हजारे? और अब क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। 2 चीजों पर गौर कीजिएगा। स्वर्गीय अरुण जेटली जब फाइनेंस मिनिस्टर थे
तो वो देश के सामने एक चीज लाए थे, गुप्त चुनावी चंदा। यानी कि कोई भी आदमी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कितना भी चंदा दे सकता है, उसकी कोई जांच नहीं होगी दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी को इसका सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। यानी कि कोई अपना काला धन आसानी से चुनावी चंदे के जरिए भारतीय जनता पार्टी को दे सकता है, उसकी कोई रोक टोक नहीं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं अमित जी, जब आप ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार रुका है या खत्म हो गया मोदी सरकार के दौरान, तो ये इलेक्टोरल चंदा की बात क्या है? और वो बात भूल जाइए, जब विनोद राय सीएजी थे उस दौरान वो अपनी रिपोर्ट्स लेकर आते थे कि इस सरकारी परियोजना में इतनी धांधली हुई है, इतनी गड़बड़ हुई है। अधिकतर चीजें झूठी साबित हुई, क्योंकि देखिए 2G घोटाले में उन्होंने किसका नाम लिया था? इस शख्स का, ए राजा। आज की तारीख में इन पर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप साबित नहीं हुआ है और इन्हें अदालत ने बरी भी कर दिया है। और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी चीख चीख कर कहती थी मनमोहन सिंह सरकार में भ्रष्टाचार है, ए राजा भ्रष्टाचारी है। हुआ क्या उस बात को लेकर बताइए। और सबसे बड़ा प्रश्न, कोरोना काल के दौरान आप क्या लेकर आए थे? प्रधानमंत्री केयर्स फंड, पीएम केयर्स फंड। क्या आप जानते हैं कि एक सरकारी परियोजना होने के मुताबिक आप सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के अंतर्गत आप पीएम केयर्स पर कोई जानकारी नहीं जुटा सकते। हम ये नहीं जानते हैं दोस्तों, पीएम केयर्स का जो पैसा है वो कहां जा रहा है। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के खजाने में जा रहा है? वो जा कहां रहा है? कोई नहीं जानता। और ये बात करते हैं भ्रष्टाचार की। इस देश में पारदर्शिता पूरी तरह से खत्म हो गई है। और जब देश में पारदर्शिता खत्म हो जाए तो जाहिर सी बात है कि भ्रष्टाचार की बात ही नहीं हो रही है। कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, देश की जनता का ध्यान वहीं नहीं जा रहा है। और जब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि प्रेस फ्रीडम को लेकर हमारी क्या हालत है, प्रेस आपसे सवाल नहीं पूछ रहा है करप्शन को लेकर, तो फिर करप्शन को लेकर तस्वीर कैसे सामने उभर कर आएगी? क्या कहा अमित शाह ने, पहले आप सुनिए। बहुत ही हास्यास्पद बात कही उन्होंने। और ऐसे लगता था कि मानो कभी भी ये हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम कोलैप्स कर जाएगी। दूसरी बात, अमित शाह कहते हैं कि साहब जब से मोदी सरकार आई है दो चीजें हुई हैं। उन्होंने ये कहा, एक तो हमारा पासपोर्ट बेहतर हो गया है, और दूसरा, दुनिया में 2014 से पहले दुनिया में कुछ नहीं समझता था, मगर अब हमारा मुकाम बढ़ गया है। अमित शाह ने ये दोनों बातें क्या कही, पहले आप वो सुनिए, फिर मैं उसकी हकीकत आपके सामने लाता हूं। सुनिए। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने इस देश के पासपोर्ट की वैल्यू को बढ़ाया है, विदेश में देश का गौरव बढ़ाया है। अमित जी सरासर गलत, आप फिर देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। और उसके लिए मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स। हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स क्या है दोस्तों? हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स यह है जो बताता है कि एक देश की पासपोर्ट की ताकत कहां है। हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक 2013 में भारत का पासपोर्ट 72वें नंबर पर था दोस्तों, मगर आज यानी 2021 में वो गिरकर आ गया है 90 स्थान पर। यानी कि 2013 की तुलना में आज 2021 में हमारा पासपोर्ट बद से बदतर हो गया है। मैं जानता हूं अमित शाह और उनका प्रचार तंत्र क्या कहेगा। वो कहेंगे कि 2013 में 52 देश बगैर वीजा के हमें घुसने देते थे, आज 58 देश हमें बगैर वीजा के घुसने दे रहे हैं। सरासर भ्रामक बात, सरासर गुमराह करने वाली बात। मैं आपको बताता हूं क्यों। मैं जानता हूं कि 2013 की तुलना में अब ज्यादा देश हमें बगैर वीजा के घुसने दे रहे हैं, मगर दूसरे देशों की स्थिति और भी बेहतर हो गई है। कायदे से भारत, जो 2014 से पहले एक फलता फूलता लोकतंत्र था, दुनिया भर की जो फॉरेन नेशनल कंपनीज थीं, जो विदेशी कंपनियां थीं, वो आकर देश में पैसा लगाना चाहती थीं। कायदे से भारत की हालत बेहतर होनी चाहिए थी, मगर ऐसा हुआ नहीं है। और आप पासपोर्ट की बात कर रहे हैं, और आप देश के साख की बात कर रहे हैं, आप देश की इज्जत की बात कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, भारत के अंदर आपका जो पूरा प्रचार तंत्र या जो तमाम भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी संस्थाएं हैं, जिस तरह से मल्टीनेशनल कंपनीज पर हमला बोल रही हैं, क्या यह बात हकीकत नहीं है अमित जी कि कई मल्टीनेशनल कंपनीज अब अपना दफ्तर भारत से शिफ्ट करके सिंगापुर ले जा रहे हैं, दुबई ले जा रहे हैं?
क्या यह हकीकत नहीं है? क्या यह शर्म की बात नहीं है कि दुबई ले जा रहे हैं क्योंकि हम कम से कम यह सोचते थे कि मध्य पूर्व के देशों से बेहतर हमारा लोकतंत्र है? क्या यह हकीकत नहीं है? फिर आप इस तरह का भ्रामक संदेश क्यों दे रहे हैं अमित जी? यही नहीं दोस्तों, देश के गृह मंत्री कहते हैं कि देश की बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा दोनों बेहतर हुई हैं। पहले उनकी बात सुनिए, फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा। आंतरिक सुरक्षा के ढेर सारे सवाल खड़े हुए थे। समग्र विकास का मतलब क्या है? देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, छोटे से बच्चे से लेकर वयोवृद्ध व्यक्ति तक निश्चित हो जाए कि इस देश को कोई उंगली उठाकर देख नहीं सकता। चलिए इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। आजाद भारत के इतिहास में ऐसे बहुत कम मौके हुए हैं जब दो राज्यों के बीच सैनिक संघर्ष हुआ है, टकराव हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले मिजोरम और असम के बीच में टकराव हुआ था, जिसमें असम के 6 पुलिस वाले मारे गए थे। असम ने यह ऐलान कर दिया था कि मिजोरम मत जाना, मानो मिजोरम भारत का हिस्सा है ही नहीं। मुझे बताइए ना अमित जी, आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कब हुआ है जब आप इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं? और वो भूल जाइए, अभी भी त्रिपुरा के अंदर मस्जिदों पर भारतीय जनता पार्टी की से जुड़ी संस्थाएं, विश्व हिंदू परिषद मस्जिदों पर लगातार हमला कर रही है। त्रिपुरा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। त्रिपुरा में तो आपकी सरकार है ना। खुलेआम इस तरह की रैलीज निकाली जा रही हैं जहां मस्जिदों के बारे में जो है अपशब्द कहे जा रहे हैं, मुसलमानों के बारे में अपशब्द कहे जा रहे हैं, और अब आप कहते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी बेहतर हो गई है। किस लिहाज से हुई है, मैं आपसे समझना चाहता हूं अमित जी। और यह मिसाल मैंने हाल ही की दी है। ऐसी ढेरों मिसालें हैं जो यह प्रमाणित करती कि इंटरनल सिक्योरिटी बद से बदतर हुई है। और चलिए एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करते हैं। चीन के साथ संघर्ष में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, संघर्ष में कितने लोग मारे गए थे बताइए? चीन ने हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया था। ऐसा कब हुआ है 1962 के बाद? बताइए ना मुझे, कब हुआ है? आज भी चीन हमारी भारतीय जमीन पर बैठा हुआ है। जिन जगहों पर हम गश्त लगाया करते थे, जिन जगहों तक भारतीय सैनिक पहुंचते थे अमित जी, हम वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि चीन अब भी हमारी जमीन पर बैठा हुआ है। मगर मीडिया आपको नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, मीडिया में तो गुल्लू और कालू भरे हुए हैं। वो कैसे बताने लग गए हैं बताइए आप मुझे। और यह बात छोड़िए, आप इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। इस खबर को देखिए, बीबीसी की इस खबर के मुताबिक 1990 के बाद कश्मीर के अंदर आतंकवादियों के डर से हिंदू और सिख पलायन कर रहे हैं, राज्य छोड़कर जा रहे हैं। यह आपके राज्य में हो रहा है। और अभी हाल ही में करीब 1 दर्जन सैनिक मारे गए थे कश्मीर के अंदर। करीब 1 दर्जन नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें दीपक चांद, सुपिंदर कौर, एमएल बिंद्रू जैसे हिंदू और सिख शामिल थे। ये सिर्फ अपना काम कर रहे थे। ये सिर्फ ये कर रहे थे, मसलन दीपक चांद और सुपिंदर कौर जिन्हें मौत के घाट उतार दिया था, वो सिर्फ सरकारी फरमान को आगे पहुंचा रहे थे। और सरकारी फरमान क्या था? कि हर बच्चे से स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया जाए, देशभक्ति के गाने गवाए जाए। आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। 1990 के बाद ऐसा कब हुआ है? इस तस्वीर को देखिए, मजदूर पलायन कर रहा है। यह सब हो रहा है इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पर, और आप देश को ऐसे भ्रामक संदेश दे रहे हैं। मुझे हैरत है इस बात पे अमित जी, खुलेआम। और अमित जी को कोई चैलेंज नहीं कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अभिसार शर्मा इस प्लेटफॉर्म पर आप ये बात सुन रहे हैं, आपने किस मीडिया चैनल पर अमित शाह के इस भाषण की बारीकियों को सुना? या अमित शाह की इस भाषण में क्या क्या गलत है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, किस न्यूज चैनल ने आपको बताया? क्योंकि मैंने आपके सामने जो भी बातें रखी हैं सिर्फ तथ्यों के आधार पर रखी हैं। फिर अमित जी कहते हैं कि देश की जनता को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने गरीबों का दर्द समझा। चलिए पहले तो अमित जी की बात सुनते हैं, फिर उसकी चर्चा करते हैं। गरीबों का दर्द समझने वाला आदमी चाहिए। आर्थिक सुधार का केंद्र बिंदु देश का गरीब से गरीब व्यक्ति होना चाहिए, तभी जाकर हम देश का विकास करें। मैं आपका ध्यान कुछ चीजों की तरफ खींचना चाहूंगा। पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। हर शहर में पेट्रोल के दाम जो है वो सेंचुरी बना चुका है, अब डबल सेंचुरी बनाने वाला है। वो दिन दूर नहीं है जब रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूट जाएगा। रोहित शर्मा ने वनडेज में कितने 200s बनाए? शायद 3 बार उन्होंने, या 2 बार उन्होंने शायद
200 बनाया ना, कुछ दिनों बाद पेट्रोल जो है वो रोहित शर्मा का आंकड़ा तोड़ने वाला है। इस तरह से आप गरीबों की सेवा करते हैं। यही नहीं, कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 50 सालों में पहली बार हुआ है जब गरीब अपनी जरूरी चीजों पर पैसा खर्चना कम कर रहा है, यानी कि अनाज, दवाई, इन तमाम चीजों पर गरीब पहले के मुकाबले कम पैसा खर्च रहा है। और हाथ कंगन को आरसी क्या, कोरोना की पहली लहर में बगैर देश को चेतावनी दिए आपने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। सिर्फ 4 घंटे का वक्त दिया था। ये लाइनें याद हैं आपको? ये तस्वीरें याद हैं आपको? लोग सड़कों पर चल पड़े थे। इन गरीबों की परवाह थी प्रधानमंत्री को या आपकी सरकार को? वो बात भूल जाइए। गरीब को लगा था कि मैं ट्रेन के रास्ते निकल जाता हूं, यानी कि रेल की पटरी के रास्ते निकल जाता हूं। वो लेट गया दोस्तों उसी पटरी पर। उसे लग रहा था कि भाई ट्रेनें ही नहीं चल रही हैं तो मैं आसानी से इन पटरी पर सो जाता हूं। रात में वहां से एक मालगाड़ी गुजर गई और करीब 12 गरीब मजदूरों को उन्होंने कुचल दिया। क्या इस तरह से आप गरीबों की चिंता करते हैं? वो बात भूल जाइए। पिछले 1 साल से किसानों का आंदोलन चल रहा है। उस किसान को बदनाम करने की आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने उसको आतंकवादी बताया, नक्सली बताया। सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहा है और कई आंकड़ों के मुताबिक अब तक उन जगहों पर करीब 500 किसान मारे जा चुके हैं। 500 किसान। आपका अपना मंत्री अजय मिश्रा का बेटा मोनू मिश्रा ने किसानों को अपनी गाड़ी तले रौंद दिया। अजय मिश्रा अब भी अपने पद पर बने हुए हैं। इस तरह से आप गरीबों की चिंता करते हैं? जबकि एफआईआर में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अजय मिश्रा और उनके बेटे मोनू मिश्रा ने साजिश करके किसानों को टारगेट किया। अजय मिश्रा लगातार किसानों को भड़का रहे थे, इसलिए किसान ने उन्हें काले झंडे बताए और फिर आपने उनको मौत के घाट उतार दिया। आज तक कानूनी कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात है, अजय मिश्रा को आपने पद से तक नहीं हटाया। आप इस तरह से किसानों की परवाह करते हैं, गरीबों की परवाह करते हैं। मुझे हैरत होती है अमित जी कि खुलेआम देश के गृह मंत्री होने के नाते आप इस तरह से गुमराह करने वाले संदेश दे रहे हैं, जो कि बहुत ही चिंताजनक बात है। हकीकत क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। हकीकत यह है कि इस सरकार ने कहीं ना कहीं मीडिया को मैनेज किया है, प्रचार तंत्र को मैनेज किया है और मानो पूरी जनता का एक मास सम्मोहन, मास हिप्नोसिस किया है। आपको बताया गया है कि साहब अगर मोदी सरकार चली गई तो मुगलों का राज हो जाएगा या मुगल जो है फिर से राज करने लग जाएंगे। ऐसा कहा जाता है, लोग ऐसी बातें भी करते हैं। और वो मुगल जो हैं वो 600-500 साल पहले मर खप गए। इस तरह से लोगों के अंदर डर पैदा किया जाता है, मुद्दों से दूर। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कब हुआ है कि जब कोई सरकार से ऑक्सीजन की मांग कर रहा है और उस पर एफआईआर कर दिया जाता है? आज की तारीख में ढेरों लोग जेलों में बंद हैं, उनके कोई गुनाह नहीं है। इन चेहरों को देखिए, सुधा भारद्वाज, उमर खालिद, सिद्दीक कप्पन, गौतम नवलखा। इनके कोई दोष प्रमाणित नहीं है, मगर काल्पनिक केसेस बनाकर इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। यह है हमारे लोकतंत्र की हालत। और फिर मीडिया तो आप जानते हैं, उसके बारे में तो मैं जितना कम कहूं बेहतर है। मगर इस प्लेटफॉर्म पर दोस्तों मेरा आपसे वादा है, ये तमाम मुद्दे मैं उठाते रहूंगा, जितनी मेरी हिम्मत है उतनी। मेरी आप सबसे अपील कि मेरे इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।